मित्रों नमस्कार। बातों बातों में कार्यक्रम में आपका आत्मीय स्वागत करता हूं। मैं सुनील मिश्र हूं और जाहिर है कि मुझे इस तरह से बोलना नहीं चाहिए, आप सब जानते हैं सुनील मिश्र, लेकिन ये एक शिष्टाचार की तरह अपना परिचय दे रहा हूं कि सुनील मिश्र हूं और 89 नवासी अंक में आपका बातों बातों में हार्दिक स्वागत है। पाध्य जी आपको नमस्कार, सुमन डूगा जी आपको नमस्कार, रोहित जी, आदरणीय अनिल चौबे जी, पुलोमा बेटा, आप सभी को नमस्कार। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, बहुत खुशी हो रही है। और आज हमारे बीच सुविख्यात, गुणी, बहुआयामी प्रतिभा के धनी, लेकिन मुख्य रूप से एक शिल्पकार के रूप में अपनी बड़ी पहचान रखने वाले देश में और दुनिया के भी अनेक देशों में श्री रॉबिन डेविड जी हमारे अतिथि होंगे, जिनको मैंने स्वयं भी अब पिछले 30-40 वर्षों में बड़े बड़े विशाल पत्थरों पर काम करते हुए देखा है, आकार गढ़ते हुए देखा है। व्यक्तित्व के रूप में बहुत ही कोमल, विनम्र, सौहार्द से भरे हुए और हमेशा प्रत्येक को सहयोग करने वाले, सब पास पड़ोस की कलाओं में जुड़ने वाले, ऐसे रॉबिन डेविड साहब से बात करके निश्चित रूप से आप सबको अच्छा लगेगा। रोहिणी रेड्डी जी हैदराबाद से इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं, वो आने वाले दिनों में हमारी मेहमान भी होंगी इस कार्यक्रम में। वे स्वयं एक बहुत बड़ी गुणी शिल्पकार हैं और वे स्वयं भी कमाल के कलाकार हैं। एक तरह से मैंने उनको भी काम करते हुए देखा है पत्थरों पर। वो निराला जी की कविता की तरह बात है, पर जब रोहिणी जी स्वयं इस कार्यक्रम की मेहमान होंगी तब मैं वो निराला जी की कविता के साथ बात करूँगा उनके लिए। अभी मैं रॉबिन साहब की बात करता हूँ। रॉबिन डेविड जी भोपाल में रहते हैं और मूल रूप से ग्वालियर के निवासी रहे और वहाँ से भोपाल आकर बस गए। भोपाल में 70 के दशक में जो एक सांस्कृतिक माहौल था, एक पूरा वातावरण। श्याम सुंदर जी नमस्कार, आयुषी आपको भी नमस्कार। तो इस समय 70 के दशक में जो सांस्कृतिक वातावरण था भोपाल का, उसके अग्रणी पुरोधाओं में से डेविड साहब का नाम आता है। जब इस समय यहाँ की एक संस्कृति करवट ले रही थी, जाग रही थी, आंखें खोल रही थी, ऐसे समय में इस शहर को एक नया मार्गदर्शन, गुणी और सिद्धस्थ लोगों की ज़रूरत थी, जो इस शहर को कुछ ऐसी स्थायी पहचानों से समृद्ध कर दें ताकि फिर सालों साल उसका इम्प्रेशन, उसका प्रभाव बना रहे। डेविड साहब उस पूरी परंपरा के, 70 के दशक की उस पूरी परंपरा के और उस उपक्रम के, उस प्रयत्न और उस जतन के कलाकार हैं। वे रंगमंच के साथ साथ अनेक आयामों में अपनी प्रतिभा को तराशते हुए भोपाल आए और यहाँ पर भारत भवन स्थापित हुआ, कला परिषद का वो हिस्सा बने। ये सब कलाओं की बड़ी एकेडमी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 60-65 साल से काम कर रही है। तो इन सब संस्थानों का वो एक बड़ा सक्रिय हिस्सा रहे। वे आ चुके हैं, मैं उनको जोड़ लेता हूँ। इस बीच में पिताजी और एक नाम जो है हरियाणवी लाइफी, अब वो इस रहस्य में नाम क्या है उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मानसी भोंदिया जी का भी स्वागत करता हूँ। डेविड साहब को हम उनसे जुड़ते हैं सीधे। महेंद्र भावलकर हमारे साथी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल देख पा रहा हूँ। आप भी हमको, हमारी आवाज सुन पा रहे होंगे? जी। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और एक बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा हुए, जो मैं शुरू से ही चाह रहा था कि आप सबके सानिध्य से और आप सबके की दुआओं से कार्यक्रम परवान चढ़े। वो सब देर से सपना पूरा हुआ, लेकिन हुआ। आप 89वें मेहमान हैं हमारे और एक चलाते आए 2-3 महीने में हमने इस कार्यक्रम में
कला जगत के सभी आयामों को छूने की कोशिश की और जी सभी से जीवन और सृजन को लेकर एक बहुत सहज और सौहार्द के साथ बहुत ही कंफर्टेबल होकर बात करनी चाहिए। और उसके पीछे सर उद्देश्य यही था कि जीवन में एक बड़े कलाकार को जो भी हासिल होता है, नाम, प्रतिभा, क्षमता, पहचान, गरिमा, एक पूरा भाषा विन्यास, अभिव्यक्ति की पूरी एक जो परिपक्वता है, उस सब के पीछे कितनी लंबी यात्रा होती है, जिसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसका कोई गणित में कहा जाए तो कोई भिन्न या समीकरण नहीं होता। अगर बड़ी प्रमेय है वो 4 पेज में हल होना है तो 4 पेज में हल होगा। इस पूरी यात्रा को जानने समझने का एक पूरा नजरिया था, तो वो सब आप सबके दुआओं से पूरा हुआ। आज आप है, आपसे हम सुनेंगे, जानेंगे। आपका बहुत स्वागत है। मैं आपके आने से पहले जो 5 मिनट पहले मैं आ जाता हूँ तो मैं वही सबको बता रहा था कि किस तरह 70 के दशक में जो भोपाल को एक सांस्कृतिक पहचान की बहुत प्रबल आवश्यकता थी, क्योंकि 1956 में मध्य प्रदेश बना और देश के विभिन्न राज्यों से जो टुकड़ा कट के जो एक राज्य का हिस्सा बना, विभिन्न संस्कृति और भाषा भाषी लोग यहाँ पर आके बसे। उन्होंने अपना घर बनाया, परिवार बनाया, मोहल्ला, पास पड़ोस बनाया, और फिर कैसी संस्कृति उपजी और परवान चढ़ी। ये बात सब मैं कर रहा था। अब आप आ गए हैं तो मैं आपके साथ ही चलता हूँ, आपसे सुनता हूँ कि कैसे कैसे ग्वालियर से एक यात्रा शुरू होती है। आप मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले हैं जी या ग्वालियर से पहले भी कहीं आप थे, वहां से ग्वालियर आ गए? जी थोड़ा जी बताएंगे। मैं थोड़ा सा अपना पहले पारिवारिक वो बताना चाहता हूँ जी कि जी। मेरे दादा जो थे वो गुजराती थे, नौसारी में रहते थे। और हाँ। मेरी दादी तंजावुर में रहते थे। अच्छा। और मेरे दादा रॉयल एयरफोर्स में थे, जो बर्मा में अटैच थे। और मेरी दादी मेडिकल में थी, जो बर्मा हॉस्पिटल में थी, जी मैमियो या रंगून में। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब जापान ने अटैक किया बर्मा के ऊपर, तो बर्मी गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था कि जितने भी इंडियन ओरिजिन हैं वो अपने बर्मा को छोड़ के चले जाएं। तो मेरे दादा का बहुत बड़ा परिवार था, यानी बहुत बच्चे थे उनके। और उसमें मेरे पिताजी सबसे आखिर में थे, छोटे थे, और उनके बाद कुछ बहनें भी थी उनकी। तो मेरे पिताजी भी एयरफोर्स में थे, जो बर्मा में ही रहते थे। और ये लोग सब जब चले तो दादा तो पहले आ गए दिल्ली। सबका ये था कि दिल्ली में मिलेंगे करके। हाँ। और सब निकले तो थे, लेकिन सब तितर बितर हो गए, बम्बार्डमेंट हो रहा था। तो ट्रेन में बम गिर गया, मेरे कुछ रिश्तेदारों की उसमें डेथ हो गई। तो सब तितर बितर होके कहीं कहीं बिखर गए। और दिल्ली में आने के बाद उनको काफी साल लगे एक दूसरे को ट्रेस आउट करने में कि कौन कहाँ है। हाँ। तो उसमें कोई देहरादून चला गया, कोई लाहौर चला गया, कोई नीचे सिलोन चला गया। एक हमारे अंकल टाटा नगर में रुक गए, एक कलकत्ता में ही रुक गए। तो ये इनको सालों लगे, और उसी गमजे में मेरे ग्रैंडफादर की दिल्ली में डेथ हुई थी। तो दिल्ली के उसमें एयरफोर्स उसमें कब्रिस्तान में उनको दफनाया था। मेरे पिताजी दिल्ली में थे और सब जोड़ रहे थे सब कुछ, सब लोगों को एक तरह। इस बीच में उनकी शादी हुई। मेरी मदर जो थी वो ग्वालियर की थी। अच्छा। और दिल्ली में जब अच्छा भला वो एयरफोर्स में थे वो, और उनको पैर में, घुटने में एक गोली लगी हुई थी, तो ज्यादा वो चल नहीं सकते थे। तो एयरफोर्स से उन्होंने रिटायरमेंट लेके कोई पूसा इंस्टीट्यूट में काम करते थे। इस बीच में अपना देश आजाद हुआ। उनकी शादी हो चुकी थी इस बीच में। और देश आजाद हुआ तो फिर कम्युनल राइट हो गए। कम्युनल हाँ। राइट में हमारे पिताजी ने बहुत परेशानियां उठाई वहां पर, यानी
जो एक लाहौर से ट्रेन आई थी कट के, उसमें मेरे फादर भी थे जो 2 दिन तक टॉयलेट में बंद रहे थे बताइए कितना और बड़ा। इसी तरीके से बच गए थे। और उसके बाद जब कम्युनल राइट हुए और लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे, तो इस बीच में मेरे यानी मेरी माता जी ने दूसरे लोगों के घर को बचाने के लिए वो वहां इकट्ठे हो गए थे और इस बीच में हमारे घर को आग लगा दी थी। ओहो। तो ऐसा बोलते हैं जब मेरे बड़े ब्रदर घर में कागज भी नहीं था जिस पे लिटाया जा सके। हाँ। तो ऐसी स्थितियों में पहाड़गंज में रहे थे हम, हमारे फादर वगैरह। और इस बीच में उन्होंने कई जगह ट्राई किया सर्विस के लिए, सर्विस वगैरह सब छूट गई थी उस वक्त। हाँ। तो मध्य प्रदेश रोडवेज में उज्जैन में उनको अपॉइंटमेंट मिला। अच्छा अच्छा। तब तक मैं भी पैदा हो चुका था हम्म। और हम दो और मदर फादर उज्जैन शिफ्ट हुए थे। ये है सन 52 की बात। 1952 से 53 तक अ, दिल्ली में रहे, वहाँ उज्जैन में रहे। और हाँ उज्जैन के बाद फिर ग्वालियर शिफ्ट हुए क्योंकि मेरी मदर का हाँ। घर था, ननिहाल था हमारा। तब ग्वालियर शिफ्ट हुए। तो इस तरीके से 1955 में मेरा पूरा परिवार ग्वालियर हम शिफ्ट हुए और हम लोग 4 भाई 2 बहनें सब ग्वालियर में रहे। हम्म। तो एक ये छोटा सा बैकग्राउंड था, इस तरीके से ग्वालियर आए थे। और ग्वालियर शिंदे की छावनी में रहते थे। अलीजा बाग एक था जो कमल सिंह के बाग में, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के हम लोग बिल्कुल हाँ। यानी पड़ोसी हुए, यानी इस तरीके से। जी तो जी। वहीं से अपनी जिंदगी की शुरुआत करी है। हाँ। और जैसे हम लोग आर्ट में बोलते हैं कि एंशियंट पीरियड में आदमी जिससे डरा उसको भगवान मान लिया उसने। इसी हाँ। तरह मेरे को जो चीज अच्छी लगती थी वो मैं उसको ट्राई करने लगता था। अच्छा। तो ऐसी पढ़ाई शुरू करी। और पहली बार यानी चौथी क्लास में था मैं, तब हम्म। मैंने पहला नाटक किया था, यानी नाटक में रोल किया था। स्टूडेंट था मैं और आराम है हराम करके एक मास्टर साहब के पैर दबाने का रोल था। तो वो रोल हाँ। मैंने किया था, पैर दबाने का। वहां से इंटरेस्ट थिएटर में शुरू हुआ। उसके बाद हाँ। मिडिल स्कूल में यानी स्कूलिंग जो किया उसमें नाटक में रोल करते रहे। हम्म। पढ़ाई में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। और 6 क्लास में मेरे को यानी वंदे मातरम और जनगण मन वगैरह गाने का बहुत शौक था और प्रेयर में ही बोलता था। और ये हम्म। मेरा सौभाग्य है कि मैं मिडिल स्कूल तक 8वीं क्लास तक स्टेज पे खड़े होकर प्रेयर में ही गाता था। तो वो उस समय स्कूल में ये बड़ा ध्यान रखा जाता था कि कौन प्रार्थना गाएगा। और जी जी वो बड़ी जिम्मेदारी और अनुशासन वाली बात, फिर उस छात्र को तो अप टू डेट ही रहना पड़ता था हर दिन हर जी जी समय। जी जी। और मुझे मालूम है एक फ्रांसिस स्टुअर्ट करके हमारे हेडमास्टर होते थे, सरकारी स्कूल था। और वो ग्वालियर के लाठी मास्टर के रूप में जाने जाते थे। और हम्म। उनके मरते दम तक यानी जो लाठी चलाने में वो बहुत बड़े उस्ताद थे। और मैंने देखा है सब अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह को, सबको उनका जो हर साल जो पगड़ी बनती थी उनको हम्म। उनको पगड़ी बांधते हुए। तो लाठी मास्टर के रूप में वो बहुत फेमस थे। और वो उतने ही स्ट्रिक्ट थे, एक एक चीज यानी वंदे मातरम में भी एक एक नुक्ता, एक एक शब्द जो भी है बिल्कुल सही होना चाहिए। वर्दे वीणा वादनी वर्दे, मतलब बिल्कुल सही होना चाहिए वो। हाँ तो हाँ। वो उसमें मेरे को उनसे बहुत सीखने को मिला और उन्होंने मेरे को तैयार कर दिया। और मिडिल स्कूल तक मैंने प्रेयर गाई है। लेकिन एक और उसके साथ ये है कि उसी स्टेज पे पहले ही पीरियड में जाके मुर्गा बनने का काम भी मैं ही करता था क्योंकि याद नहीं होते थे मीनिंग। सही बात। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। और जब 6 में था, मैं 6वीं क्लास में था, जब स्कूल से भाग जाते थे और हम एक रामकुई करके एक जगह है ग्वालियर में, वहां रामपुरी, पर हाँ। देवी देवताओं की मूर्तियां बनती रहती, मूर्ति मोहल्ला है वहां। हाँ, मेरी बुआ वहां रहती थी, मोटे महादेव मंदिर के पास।
जी 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 जी। हाँ हाँ, मेरी बुआ वहां तो तो वहां पर हम है ना स्कूल से भाग जाते थे और वहां बैठ के वो मूर्ति बनाने वालों के पास बैठे रहते थे। और हनुमान मेरा पेट हीरो है, और हनुमान को हाँ कैसे बनाते थे वो सब मैंने वहां से सीखने की कोशिश करता था। हाँ हाँ। उसके बाद खैर वो सब हट गया, फिर जिम्नास्टिक करने लगे। हमने बहुत जिम्नास्टिक किया है, मलखम बहुत किया है मैंने। हम्म, और मलखम का मैं बेस्ट स्टूडेंट होता था अपने गुरु का। क्या और बात। उसके बाद जिम्नास्टिक बहुत किया, फिर खेले बहुत खेले। धीरे धीरे करके जब मैंने शायद मैट्रिक पास कर लिया था, तब मुझे हम्म ऐसा लगा कि संगीत सीखना चाहिए। मेरे एक अंकल थे हम्म, जो फिल्म इंडस्ट्री में रहे थे और झांसी के थे। वो जी। सितार बहुत अच्छा बजाते थे। तो उनसे मैंने सितार बजाने का सीखा। और मैंने ट्यूशन पढ़ा के पैसे इकट्ठे करके 500 रुपए में बहुत ही बेहतरीन सितार बनवाया था सामने बैठ के। और हम्म, मैं सितार लेके म्यूजिक कॉलेज जाता था और वहां पढ़ता था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा कि ये चीज यानी छूट रही है, सितार छूट रहा है। मेरा सितार गिर के टूट गया था। तो उस दिन मेरे वो अंकल भी इत्तेफाक से ग्वालियर में थे, तो उन्होंने बोला अब ये सितार नहीं बजा पाएगा। तो गुरु का वो था कि भाई सितार नहीं बजा पाएगा तो कुछ तो करेंगे। तो हम्म, हमारा म्यूजिक कॉलेज और फाइन आर्ट कॉलेज एक ही बिल्डिंग में हुआ करता था। तो मैंने नीचे उतर के आके म्यूजिक फाइन आर्ट कॉलेज में बोला कि मेरे को फाइन आर्ट में ले लो। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम संगीत सीखो, तुम तो संगीत सीख रहे हो करके। अच्छा, इन्हीं दिनों में थिएटर में शुरू हो गया था, थिएटर करने लगे थे। हमारे कला मंदिर करके ग्वालियर में संस्था थी कला मंदिर का, उसमें जी। 68 में मैंने एडमिशन लिया था, यानी उसमें मेंबरशिप ली थी। और तब से हम्म, थिएटर करना शुरू कर दिया था। और मैंने बहुत अच्छे नाटक खेले। और हमारा एक ये था कि हम लोग दिल्ली से किसी भी डायरेक्टर को इनवाइट कर लेते थे और वो उसके साथ नाटक हाँ खेलते थे। तो राम गोपाल बजाज से लेके और ब्रजमोहन शाह तक ग्वालियर में आके हमारे को नाटक डायरेक्ट करते थे। और ब्रजमोहन शाह जो थे वो लिखते भी थे नाटक। हम्म, और उन्होंने 3 नाटक लिखे, जिसका यानी अलगोजा एक था उनका नाटक जिसका मेन रोल मैंने किया। फिर त्रिशंकु का मेन रोल मैंने किया। फिर युद्धमन में मेन रोल मैंने किया। ऐसे ओह, 3 तो उन्हीं के नाटक हमने खेले हैं। फिर हाँ हाँ। तुगलक खेला, नाटक तुगलक खेला। और हुआ क्या था, यानी मैं थिएटर में था और मेरे ख्याल से मैंने कोई 17 साल, 17 नहीं तो 15-16 साल थिएटर किया है। और बहुत अच्छा नाम था मेरा थिएटर के अंदर। और उसी दरम्यान में क्या हुआ कि हम लोग तुगलक नाटक खेल रहे थे। हम्म, तो तुगलक नाटक हमारा एक प्ले था मोदी नगर में। मोदी नगर से हम नाटक खेल के, हमारी अपनी एक वैन थी जिसमें आ रहे थे और बहुत बड़ा ग्रुप था हमारा। तो दिल्ली में उसका एक्सीडेंट हो गया था रात को। अच्छा अच्छा। तो को उन्होंने देखा हाईवे पे कुछ एक्सीडेंट में लोग भागे हैं, बहुत भीड़ थी, हमारे पास 25 लोग थे हम लोग। तो पुलिस ने सबको, हम लोग को लेके नई दिल्ली, वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया था। तो हम लोग पंजाब मेल से ग्वालियर आ रहे थे। हम्म, तो सब बहुत बुरी हालत में थे, ग्वालियर आ रहे थे। और आगरा के अंदर जब ट्रेन आई तो एक कोई फैमिली थी, उनको चाय चाहिए थी। तो जनरल कंपार्टमेंट में हम लोग सब बैठे हुए थे, 20-25 लोग। हम्म, तो मैं खिड़की में से उतर के, किसी को चाय चाहिए थी, बच्ची बीमार थी, तो मैं चाय लेके आ रहा था। तब तक हमारे कंपार्टमेंट में झगड़ा हो गया था। किसी ने जैसे किसी को मना कर दिया, तो मैं कूद के अंदर गया। मैंने तो इस बीच में ट्रेन चल रही थी, तो किसी ने बोला वो लंबे बाल वाला था, काली कमीज वाला था। हम्म, तो काली कमीज मैं पहने हुए था और लंबे बाल मेरे भी थे। हम्म, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो इसमें उस पीरियड में आप बुलानी को जानते होंगे, अशोक बुलानी, हाँ। वो भी थे अशोक हमारे बुला। साथ। अच्छा अच्छा, क्या हुआ। तो मैंने ऐसे ही देखा तो एक बिरमानी करके एक हमारा वो था लड़का।
वो बैठा हुआ था, तो मैंने उससे बोला कि झगड़ा किसने किया? तो किसी ने बताया उसने किया। मैं बोला जल्दी से अपनी शर्ट उतारो। उसने अपनी शर्ट उतारी, मैंने अपनी शर्ट उतार के उसको पकड़ा दी। अब लंबे बाल मेरे बचे थे और ट्रेन चलने लगी, तो पुलिस ने बाहर से मेरी दोनों टांगे पकड़ ली। तो इस बीच में अरे किसी वाह। ने धक्का मुक्की करके मेरे को छुड़ा लिया। पुलिस ने चेन खींच के उतार लिया आगरा रेलवे स्टेशन पे। हम्म। तो जैसे मेरे को उन्होंने उतारा पुलिस पकड़ने, तो इसी बीच में ब्रजमोहन शाह भी हमारे साथ ही चल रहे थे। हम्म। हमारा नाटक था ग्वालियर में। तो हम्म। अब सब बुरी हालत में थे, नंगे पैर, सिर्फ बनियान। मैंने अपनी शर्ट उतार के अगले को दे दी। और पुलिस ने मेरी जो पिटाई लगाई है आगरा रेलवे स्टेशन पे, मैं बता नहीं सकता कितनी बुरी तरह पीटा। अब ट्रेन तो चली गई, अब मैं और ब्रजमोहन शाह आगरा रेलवे स्टेशन पे थे। हमको रह पकड़ गए। के लॉकअप, हम दोनों को उन्होंने लॉकअप में बंद कर दिया। ओह। अब वो बोल रहे अब वो बोल रहे कि भाई हमारा नाटक है। तो वो थानेदार ने बोला कि तुम्हारा नाटक तो अभी हम कराएंगे। अब पुलिस का तो यही उत्तर होता है। अब आप ये देखिए कि एक तो बुरी तरह से मेरे को 10-15 पुलिस वालों ने पीटा, और जो जिससे झगड़ा हुआ था उसने अलग पीटा। और उसके बाद लॉकअप में जो भी, जब ट्रेन चली गई, ये सब लोग अपना अपना सामान, यानी जो भी है, वापस आते हैं ना थाने थाने में पुलिस वाले। हाँ। तो वो आने के बाद पहले 2-4 हाथ मेरे में रसीद करते थे, उसके बाद अपना काम शुरू करते थे। तो शाह साहब ने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है यहाँ, मेरी बात तो करा दो आप किसी से। तो कोई ब्रिगेडियर था उनका, कोई फ्रेंड वहां आगरा में। हम्म। बहुत मुश्किल से हाथ पैर जोड़ने के बाद पुलिस ने उनसे बात कराई। तो वो उन्होंने आके हम लोगों को छुड़वाया। और हमारा उस दिन शाम को नाटक था ग्वालियर में। तो बहुत बुरी हालत में हम लोग ने नाटक खेला। तो तब से मेरे मन में थोड़ा सा दूरी सी लगने लगी थिएटर को लेकर। हाँ। तो थिएटर तो टीम वर्क है ना, बिना टीम के थिएटर नहीं हो सकता। हाँ। और 20-25 लोगों को संभालना और उनकी जरूरतें पूरी करना बहुत मुश्किल काम हो जाता था, और मैं ये सब करता था। हाँ। तो ऐसे 74 में, यानी मैंने भोपाल में भी किया था वही नाटक। 73 में हाँ। उत्सव होते थे, नाटक उत्सव होते थे, एक हफ्ते के प्रोग्राम होते थे। हाँ। तो मैं त्रिशंकु पहला हमारा एक्सपेरिमेंटल प्ले था जो मध्य प्रदेश में हम लोगों ने किया था, हाँ। भोपाल में। उसके बाद धीरे धीरे मेरा अटैचमेंट हट गया था। इस बीच में मैंने फाइन आर्ट कॉलेज में एडमिशन ले लिया था 72 में। हाँ। और इसी बीच में 74 में हम लोग ने तुगलक नाटक खेला। और तुगलक नाटक खेलने के लिए मैं भोपाल आया था। और बहुत बड़ा नाटक था, बहुत यानी 2 राजधानियां बनाते थे और हम पूरा सब काम करते थे, स्टेज सेटिंग करते थे हम लोग। और हाँ। मेन रोल भी करते थे, रोल भी करते थे, सब काम भी करते थे। तो दूसरे दिन सुबह सुबह मैं स्टेज हटा रहा था, खोल रहा था, फिर बाहर आके बैठा तो वहां से अशोक वाजपेयी जी जा रहे थे, पास हो रहे थे। तो उन्होंने मेरे को देखा तो मेरे पास आया। हाँ। जाने क्या है, बहुत बढ़िया काम करते हैं यार थिएटर में तुम। हम तुगलक देखा था, उन्होंने 2 शो किए थे हमने यहाँ तुगलक। हाँ। हाँ। तो कहने क्या करते हैं, हमने फालतू है। तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ आ जाओ। हाँ। तो ये था कि कला परिषद जो है ये ग्वालियर में फॉर्म हुआ था, मध्य अच्छा। मध्य भारत कला परिषद। तो राष्ट्रपति ने वहां पर यानी जो उस वक्त राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने ग्वालियर में उसका उद्घाटन किया था। तो ये मध्य भारत कला परिषद के रूप में ग्वालियर में चलता था। फिर मध्य प्रदेश बना था, उसके बाद उसको शिफ्ट किया था यहाँ। हाँ। तो वो बिल्डिंग खाली पड़ी थी कलाविद का, हाँ। क्योंकि अच्छा, फिर उसको बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि राष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन किया था। तो वहां किसी की जरूरत थी। और मैं म्यूजिक में भी था, थिएटर में भी था, फाइन आर्ट में भी था। तो मेरे चांसेस ज्यादा हो गए। और फिर अशोक जी का एक हाथ आ गया ऊपर। तो इस तरीके से मैं ग्वालियर में मैंने ज्वाइन किया 74 में। 74 में जब ज्वाइन किया तो तब तक मैं स्कल्पचर शुरू कर दिया था मैंने।
स्कल्पचर विभाग हमने खुलवाया था ग्वालियर में ही, फाइन आर्ट कॉलेज में, और स्कल्पचर करना शुरू। वो पहल भी आपकी थी, जी जी शिल्पकला विभाग की? जी हाँ, वहाँ पर सिर्फ पेंटिंग होता था, और हाँ। हमारे वजह से हमने बहुत कोशिशें करी थी, फाइन आर्ट कॉलेज में वहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से फाइन आर्ट में स्कल्पचर डिपार्टमेंट आ गया, और हमने स्कल्पचर में एडमिशन लिया, और मध्य प्रदेश कला परिषद में हमारे अपॉइंटमेंट हो गया। तो पहला काम हम लोग ने शुरू किया कि एक स्कल्पचर कैंप होना चाहिए यहाँ। तो 74 में हमने सबसे पहला स्कल्पचर का कैंप लगाया, और एक उसके बाद चूंकि ग्वालियर में हमने शुरू किया था, कोई हमारे पास, हमने ये वादा किया था शासन से कि हम कोई स्टाफ नहीं मांगेंगे, आप चालू तो करिए। तो सब कुछ हम लोग को ही करना था। तो हमारे साथ यूसुफ थे, विवेक थे, जया थी, ये लोग सब, हम लोग एक ही बैच के थे उस वक्त। वैसे ये लोग हमसे सीनियर थे, यूसुफ विवेक क्योंकि पेंटिंग में थे ये, और फिर स्कल्पचर में आ गए थे। तो ऐसे एक स्कल्पचर का विभाग शुरू हुआ ग्वालियर में, और हमने काम करना शुरू किया। अब क्या है कि ग्वालियर में हमारा स्कूल जो था वो अरोड़ा भवन से खेड़ापति कॉलोनी में शिफ्ट हुआ था। उस वक्त वो वीरान जगह थी, कुछ भी नहीं था वहां पर। एक मंदिर था, खेड़ापति का मंदिर, और कॉलोनी वगैरह नहीं। और हमारा स्कूल वहां पर एक नया बना था जिसमें हम लोग शिफ्ट हुए थे 8 में। तो वो उसके पीछे श्मशान घाट था, तो पूरा धुआं हमारे कॉलेज में आता था, स्कूल में ही आ जाता था। और हम लोग खेलते खेलते, ऊपर एक पत्थर की बावड़ी थी जो गुप्ता पीरियड में जो तीर्थंकरों के जो बने कार्विंग जो है, तो वहां हम बच्चे थे, हम लोग चढ़ जाते थे वहां पर, वहां जाके बैठे रहते थे। तो मैं वो एक बुद्धा के, महावीर के हथेली पे लेटा रहता था, इतने बड़े बड़े स्कल्पचर थे। तो वो दोबारा एक रिवाइव हुआ 6th क्लास के बाद, फिर 8th क्लास में, कि ये जगह बहुत अच्छी है। तो हम वहां पर बैठ के देखते रहते थे स्कल्पचर। और फिर जब 74 में हमने शुरू किया और तमाम स्कल्पटर्स को ग्वालियर बुलाया, तो मैं एक बार सब स्कल्पटर्स को लेके गया एक पत्थर की बावड़ी दिखाने के लिए। देश के सब दिग्गज 20 मूर्तिकार थे, सब देख के दंग रह गए कि ये तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो सब कुछ किया जा सकता है। तो इस तरीके से बावड़ी ने आपको तभी से प्रभावित किया? जी हाँ, बावड़ी, और हाँ जी हाँ, और ह्यूज स्कल्पचर, बड़े बड़े स्कल्पचर। तो वो सोच के मैंने स्कल्पचर शुरू किया। और एक खजूरिया थे उसमें कैंप में, VR खजूरिया जम्मू के, उन्होंने मेरे को बहुत हौसला दिया कि तुम कर सकते हो यहाँ पर कुछ। तो वो मेरा स्कूल बन गया, एक पत्थर की बावड़ी। और 77 तक हम वहां पढ़े। इस बीच में हमने 74 से पत्थर काटना शुरू किया, और फिर हमने एक मूवमेंट चलाया कि आप लोग आओ, हम सिखाएंगे। हमें खुद भी पत्थर काटना नहीं आता था, लेकिन हमने सीख लिया था कुछ 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 वहां पुराने रामकुई के पास से, कुछ अपने हिसाब से। और फिर ये देख के मंदिरों को, ये जो तीर्थंकर के एक पत्थर की बावड़ियों को देख के, कि उस वक्त कैसे लोगों ने काम किया होगा, कैसे काटा होगा, वो कटिंग का स्टाइल क्या होगा, पत्थर को कैसे काटा जा सकता है, वहां से हमने शुरू किया। और काटते यानी करते करते उस स्थिति तक आ गए कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं। तब हमने एक मूवमेंट चलाया 74 में ही, कि हम आपको पत्थर देंगे, हम आपको छेनी हथौड़ा देंगे, हम आपको सिखाएंगे, आपको काम करना है। तो ऐसे कलाविद का मैं, और कलाविद का बहुत अच्छा माहौल था वहां पर, क्योंकि कोई था ही नहीं, काम कुछ ऐसा खास था नहीं। हमें जो भी करना है वहीं से हम सजेस्ट कर दिया करते थे, भोपाल से जो भी परमिशन चली जाती थी वो काम कर लिया करते थे। तो हमारे पास सबसे ज्यादा काम, अपना काम करने के लिए जगह थी वहां। और हमने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया वहां कि आदमी काम कर सके। अच्छा, उसी वक्त उससे क्या हुआ था, जब मैं थिएटर करता था तो हबीब तनवीर जी का एक नाटक किया था हमने, जो आगरा बाजार। तो लाइटिंग में मैंने बहुत काम किया। लाइटिंग मैंने सीखी थी, थिएटर लाइटिंग करना सीखी थी मैंने मूर्ति से, जो हैदराबाद के
लाइटमैन हुआ करते थे। उसके बाद मैंने महाराष्ट्र ड्रामा कंपटीशन के लिए यवतमाल में लाइटिंग वगैरह करी है, तो ऐसे कुछ 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 काम किए। तो लाइटिंग का बहुत शौक था। उसी पीरियड में हम भोपाल भी आते थे, तो लाइटिंग स्टेज लाइटिंग वगैरह करने के लिए आते थे यहाँ पर। 80 तक मैं ग्वालियर से आके जब जितने भी उत्सव वगैरह होते थे तो उसके लिए आता था लाइटिंग के लिए। तो मैंने मृच्छकटिकम और आगरा बाजार में आगरा बाजार। हबीब जी के साथ लाइटिंग का काम किया, हबीब तनवीर के साथ। तो हमने एक प्लान बनाया कि हम एक कार्यक्रम करें ग्वालियर में, हम सब विधा के लोगों को ग्वालियर में इकट्ठा करें और हाँ हम जो भी बाहर से कोई बड़ा आर्टिस्ट आता है उसकी बातचीत हम करें, उससे बातचीत कराएं। तो मैंने एक प्रपोजल भेजा, तो यहाँ से तुरंत उस पर वो हो गया, मंजूर हुआ। तो इस तरीके से हमने तो वो उद्घाटन हबीब तनवीर जी से हमने ग्वालियर में कराया था एकत्र के अंतर्गत। तो उस तहत हम लोग ने बहुत सारी बातचीतें कराई आर्टिस्ट लोगों से। रजा आए थे, रजा से बात कराई, स्वामी जी आए थे, स्वामीनाथन से बात कराई। तो ऐसे ग्वालियर में एक माहौल आर्ट का हमने शुरू कर दिया। और एक इसी बीच में हम एग्जीबिशन वगैरह करने लगे स्कल्पचर्स की। और मेरा पहला शो, मैं 4th ईयर में था जब मैंने पहली एग्जीबिशन भोपाल में लगाई थी 95 में। जी। और इसी बीच में मैंने आखिरी नाटक तुगलक खेला। तुगलक के बाद मैंने सुनो जन्मेजय किया था एक नाटक। हाँ उसके बाद मैंने नाटक हाँ, अभी नेटवर्क थोड़ा सा रुक गया था पर ठीक कंटिन्यू है जी। हाँ, मैं उससे चल रहा हूँ, मेरा वाईफाई बंद हो जाता। हम्म तो इस तरीके से फिर थिएटर छोड़ के मैंने पूरी तरीके से इस कल्चर में अपने आप को वो कर दिया और एक माहौल क्रिएट किया ग्वालियर में। जो यानी ये मूर्तिकला जो मध्य प्रदेश से लोप हो रही थी, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी कॉलेज में मूर्तिकला विभाग नहीं था। तो हमने वो शुरू करके फिर ग्वालियर में दोबारा मूर्तिकला स्थापित किए और इस तहत फिर बहुत लोग ग्वालियर में मूर्ति बनाने लगे और दिल्ली तक हम लोग ने एक एक पहल करी। अच्छा, ये तो उस समय भी वो पत्थर प्राप्त करने के सोर्स कहाँ से होते थे बनाने के लिए? पत्थर ग्वालियर के लिए असल में था क्या कि हम फूलबाग में, जब हम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तो फूलबाग में हाँ अपना वो खाने जाते थे, टिफिन खाने के। तो वहां पर दो पत्थरों पे बैठे रहते थे और जब मूर्तिकार बने तब हमने सोचा कि कहीं से पत्थर का इकट्ठा किया जाए। तो पहले वही पत्थर देखे हम जो अच्छा, थे। उनसे शुरू, उनका हाँ, नंबर लगाया। तो अच्छा, फिर इसके बाद क्या था कि ग्वालियर महल जब बना होगा तो उसके लिए बहुत सारा पत्थर उनके पास था इकट्ठा और वो कलावीदका से बहुत दूर नहीं था, वो कॉलोनी बन रही थी। तो वो गोहरा मार्बल के रूप में हमें वो पत्थर मिलने लगा वहां से। तो हमारा उस वक्त था क्या कि चूंकि मैं कला परिषद में भी था और कलेक्टर वहां पर ये सब चीजों के लिए इंचार्ज होता था, तो कलेक्टर से हमने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने वो दोनों पत्थर फूलबाग से उठवा के हमारे पास भिजवा दिए। जब उसको काटा तब पता चला कि ये तो कुछ और ही चीज है। तो उसका हाँ, गौरा गांव है अपना बीजापुर के पास, अच्छा अच्छा। तो वहां से निकलता था वो पत्थर। तो वो कभी महल बनाने के लिए वहां पर फ्लोरिंग करने के लिए आया था पत्थर। तो बहुत बड़े बड़े हाँ ब्लॉक थे, तो वो हम वहां से चोरी छुपे उठा उठा के ला के कलाविदका में इकट्ठे करने लगे। फिर वो कॉलोनी कट गई थी, तो जिनकी कॉलोनी में वो पत्थर आते थे वो खुद ही आते थे हमारे पास कि साहब हमारे कॉलोनी में पत्थर पड़े हैं, अगर उठा लें तो हम मकान बनाना शुरू करें। तो ऐसे करते करते हमने बहुत पत्थर इकट्ठा कर लिया और हमारे पास पत्थर की कमी नहीं थी। और ये था हाल कि लखनऊ से श्रीखंडे जो थे, एस जी श्रीखंडे, जो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे कॉलेज ऑफ आर्ट के, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट के, वो भी अपने चेलों के साथ हमारे पास आके काम करते थे हमारे वाले पत्थर पे। और जाते जाते हम उनको कुछ पत्थर भी
प्रेजेंट कर दिया करते थे। तो ऐसे एक माहौल क्रिएट हुआ ग्वालियर में, और सिर्फ एक ही काम था कि आपको सिर्फ पत्थर काटना है। और आप ये सोचिए कि मैं 24 घंटे में 18 घंटे पत्थर काटता था, बाकी टाइम ऑफिस में काम करता था या थोड़ी देर के लिए सो जाता था। और जब भी आप ग्वालियर में यानी कोई भी आता था, वो कला वीथका में छैनियों की आवाजें आती रहती थी। तो ऐसे हाँ, एक, उस समय तो मतलब वो सारे यंत्र और वो सब कुछ नहीं होता था ना जो काम को नहीं नहीं आसान कुछ करे। नहीं होता। हम लोग चाय पिलाते थे, चाय के लिए जो जिस होटल पे आते थे वहां पर सर गर्मियों में लस्सी बनाने की मशीन रहती थी, वो फ्लेक्सिबल रॉड में वो लगा के लस्सी बनाते थे ना। तो हाँ जब हाँ सीजन खत्म हो जाता था तो वो मशीन हम ले आते थे, उसमें अपने कुछ औजार वगैरह लगा के पत्थर को घिसने का काम करते थे, उससे होटल वाले से मांग के लाते। तो ऐसे धीरे धीरे करके मशीन वगैरह का वो शुरू हुआ। अब था क्या कि जब हम दिल्ली में नेशनल गैलरी वगैरह में जाने लगे, नेशनल एग्जीबिशन वगैरह में, तो वहां पर तब पता चला कि आर्ट पॉलिटिक्स क्या होती है। तो ऐसे लॉट के लॉट रिजेक्ट हो जाते थे कि नहीं ये तो ग्वालियर वाला है, इसको हटाओ, ये सब काम को हटाओ। तो हाँ हाँ। लेकिन एक एक जुझारूपन तो था ही। और मेरे में तो हम लगे रहे, हमने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा पत्थर के अलावा। तो इस वजह से ग्वालियर एक पत्थर का बड़ा केंद्र बना। फिर इन्हीं बीच में तमाम चक्कर चले ग्वालियर में, इश्क विश्क में फेल हो गए। हाँ तो हाँ, एक वो फिर भी मुझे मैं असल में वो बात भी जो आपने एक बार साझा की थी कि जो वहाँ कॉलेज वाले में नोटिस वोटिस मिला करते थे, क्रांतिकारी जो एक व्यक्तित्व आपका उभरा था। हाँ, मेरे को 5 साल के पीरियड में 4 बार कॉलेज से निकाला गया था। वो और ये एक बहुत बड़ा वाकया है, जो यानी जब मेरे को इंटरेस्ट नहीं था तब सब लोग बोलते थे पढ़ो, और जब मेरे को पढ़ने का इंटरेस्ट आया तब कॉलेज वाले निकालने लगे मेरे को। तो तो इस मामले में अशोक अशोक जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा मेरे लिए। क्योंकि था क्या कि जब जब भी मैं कुछ करता, अच्छा मैं टीचर था, ग्वालियर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता था। 72 में ग्वालियर कार्मेल कॉन्वेंट से रिजाइन करके मैंने फाइन आर्ट कॉलेज ज्वाइन किया था। तो एक टीचर था और वो भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया हुआ, तो मेरे को बड़ा डिसिप्लिन का और इसका उसका वो था। और कॉलेज में जाते ही पता चला यहाँ तो माहौल ही बिगड़ा हुआ है। तो उस माहौल को बिगाड़ने में मैंने अपने सब टीचर से भी बुराई मोल ले ली, माहौल को सुधारने के लिए। तो इस चक्कर में हर साल कॉलेज से निकाल दिया जाता था मैं। तो इस बीच में जब इमरजेंसी लगी थी तब हम वो नाटक भी खेल रहे थे। जिस दिन इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी तो हमारा रिजल्ट भी निकला था और मेरे को सप्लीमेंट्री मिली थी। तो कॉलेज में उधम मच गया। उधम मच गया तो अ, पुलिस आ गई, उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर कर दी और पुलिस ने पकड़ के हमें बंद कर दिया, यानी केस कर दिया हम लोग के ऊपर। हम 5 लोग थे और पूरे इमरजेंसी पीरियड में हमारे ऊपर केस चला। और उस बीच में हमको कॉलेज से फिर निकाल दिया कि अब तो इंदिरा गांधी भी आ जाए तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको ऑफिस जाना कंपलसरी है ना। आप लिख के दीजिए कि आप 1 बजे तक कॉलेज में ही रहेंगे। तो लेकिन 10 बजे हमें ऑफिस भी जाना होता था कला गीत में। तो हमने अशोक जी को लिखा लेटर कि हमें ऐसा ऐसा वो करना है, हमें कॉलेज से निकाल दिया। तो कला परिषद से यहाँ से हमारे पास ऑर्डर आ गया कि आपको स्कूल कॉलेज पूरा करने की परमिशन दी जाती है। तो हमने जाके बताया कि साहब अब एडमिशन दीजिए आप हमें, क्योंकि ये परमिशन रखी है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आप ये लिखा के लाइए कि सुबह 8 बजे से 1 बजे तक आप कॉलेज में ही रहेंगे। अब हमने फिर अशोक जी से बात करी कि साहब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई। तो कहा ठीक है, तुम एक लेटर लिख के भेजो मेरे पास। मैंने लेटर लिख के भेजा यहाँ कला परिषद में। तो इन्होंने यहाँ से ऑर्डर लिखा कि कला वीथका का टाइम दिन में 2 बजे से रात को 8 बजे तक किया जाता है, और जब तक रॉबिन डेविड का कोर्स नहीं खत्म हो जाता तब तक यही टाइम रहेगा ग्वालियर कला वीथका का। वाह वाह। तो हमको फिर एडमिशन मिल गया।
तो इस ये सब तरीके बहुत से, बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत और बहुत दोनों बड़ा दोनों तरह की दोनों तरह की प्रवृत्तियां, दोनों तरह के लोग, जी और केंद्र में आप हो, बाधाएं हैं, जी, फिर रास्ता खुल रहा है, फिर अड़ंगा लग बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। और इस कमाल है। तरीके से मेरा पूरा कोर्स हुआ। और जब मेरा पूरा कोर्स हुआ 77 में खत्म हुआ, तब ऑफिस के टाइमिंग चेंज हुए, फिर 10 बजे से शाम को 5 बजे तक हुआ। तो ऐसे ही ये बहुत बड़ा बड़ा सपोर्ट था मेरे मेरे पढ़ाने का। यानी मैं पढ़ लूं, इसको लेकर बहुत हम्म, बड़ा सपोर्ट था हाँ, लोगों। सही बात। और इस बीच में सभी तरीके की थी, खींचतान थी, क्योंकि केस चल रहा था। एक दिन हम अचानक कोर्ट में गए तो हमें बंद कर दिया। तो फिर हाँ। फाइलें चली कि इसको तुरंत निकाला जाए, सर्विस से वो किया जाए हाँ। लेकिन बच गए, फिर बच गए। तो ऐसे फिर कई इमरजेंसी के बाद बस बाइज्जत कई बरी हुए हम कोर्ट से। हम्म, तो फिर 1980 तक मैं ग्वालियर में रहा, काम किया, बहुत काम किया। और बस एक ही ध्येय था, बस कि पत्थर काटना है, और कोई दूसरा काम नहीं, सिर्फ पत्थर काटना है। लेकिन 80 तक मन उचट गया था ग्वालियर से। हाँ, तो हाँ। मैंने अपने छोटे ब्रदर की शादी की 74 में, 75 जनवरी 5 तारीख को जब वो कैंप चल रहा था, तभी मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी। हम्म, तो घर का पूरी जिम्मेवारी मेरे पास ही थी। तो इस वजह से बड़े भाई थे हमारे, वो बेचारे ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के, वो पंजाब नेशनल बैंक में होते थे और दिल्ली में। और फादर नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे मेरे से दूर रहें, तो बोल बोल के कि भाई मैं तो हूँ कमाने वाला, तुम लोग को क्या पड़ी है करके। तो वो सर्विस छोड़ के ग्वालियर आ गए थे। अब उन दिनों सर्विस मिलना बहुत मुश्किल होता था। हम्म, तो ट्यूशन पढ़ाते थे वो, ट्यूशन हम भी पढ़ाते थे। मेरे मेरे भाई लोग सब म्यूजिक कॉलेज में पढ़ते थे, और सब लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़ते रहे। हम्म, 80 में मैंने छोटे मेरे से छोटे वाले भाई की शादी करी थी 1980 में। और तब मैंने सोचा कि अब ये शहर से मन उछट गया अपना। तो उसी पीरियड में सुखाड़िया होते थे दिल्ली, राजस्थान के मुख्यमंत्री। उनको मैंने हम्म, एक पत्र लिखा था कि मैं मूर्तिकार हूं और मेरे को कुछ काम करना है, चाहता हूं। तो कोई मेरे को पहाड़ में कहीं जगह मिल जाए। तो उनके पीए का मेरे पास जवाब आया था कि आप जब भी मन बना लें तो आइए, आपका सहयोग किया जाएगा करके। हम्म, तो मैंने जब छोटे भाई की शादी करी, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब ये शहर छोड़ देना चाहिए। हम्म, तो दूसरे दिन सुबह 4 बजे मैं नेशनल हाईवे पे खड़ा था, अपना स्कूटर लेके, कि कहाँ जाऊं। तो फिर मैं सोचा रिजाइन तो करना ही पड़ेगा, मैं सर्विस हम्म, के अशोक जी से मिलने गया। तो कहने लगे कहाँ जाओगे, तो मैं बोला, कहीं निकल जाएंगे राजस्थान साइड पे। तो कहने लगे यहीं रहो, यहीं पर कुछ करते हैं अपन। तब ये चल रहा था यहाँ पर कि एक स्टेट आर्ट गैलरी होना चाहिए। हाँ, तो कला परिषद के पास जो जमीन है जहाँ अभी पार्किंग वगैरह होने लगी है, वो जगह चुनी गई थी। और कि यहाँ पर एक आर्ट गैलरी बनाएंगे करके। तो उसको हसमुख पटेल थे गुजरात के आर्किटेक्ट, उनको डिजाइन करने के लिए बुलाया था। इसी तो हम्म, वो समिति में ये अशोक ये अकबर पदम सिंह, स्वामीनाथन और ये सब लोग थे, जो जो भारत भवन के लिए जो है। तो उन दिनों 80 में जो सिंगस्त हुआ था, उसमें मैंने सिंगस्त में तमाम काम किया था। तो हाँ, एस के शर्मा एक होते थे, उन्होंने मेरे बारे में पढ़ा था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे बॉम्बे शो था 79 में, तो उन्होंने पढ़ा था। तो उन्होंने अशोक जी से पूछा ये रॉबिन डेविड कौन है। तो कहना हमारा आदमी है। अशोक जी ने बोला। तो कहने लगे उसको उज्जैन लाना। तो अशोक जी ने मेरे को ले जाके उनसे मिलाया था। और इस तरीके से सिंगस में मैंने काफी काम किया था। 3 4 एक फाउंटेन बनाया, 2 जगह स्कल्पचर बनाए, बड़े बड़े हम्म, स्कल्पचर बनाए, सीमेंट में, कंक्रीट में। हम्म, तो वो चल रहा था। तो उनका ट्रांसफर यहाँ हो गया था। एस के शर्मा कमिश्नर थे उन दिनों, तो यहाँ आ गया था।
तो एक दिन मिलने गया तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या कर रहे हो, हमने बोला एक गैलरी बना रहे हैं। तो कह रहे हैं हम भी एक बिल्डिंग बना रहे हैं वहां पर ताल के किनारे, वो देख के आओ, अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको। तो उन दिनों भारत भवन का रास्ता मुख्यमंत्री के बंगले के अंदर से था। यहाँ से जब अपन जाते हैं यहाँ से जो चढ़ते हैं अपन अंदर मुख्यमंत्री के बंगले के लिए, वहां से अंदर जाते थे, और पीछे जो ताल की तरफ जाते हैं वो जो गेट है मुख्यमंत्री का हाँ बंगले का, वहां से बाहर निकल के जाते थे, तब ये बिल्डिंग बन रही थी। ये रोड नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इवन जब भारत जहाँ भवन का उद्घाटन, मंदिर मंदिर बना हुआ था जहाँ पीछे। हाँ जहां मंदिर बना है वहां पर जो गेट है मुख्यमंत्री के लिए, हाँ उस गेट में से बाहर निकलते थे, तब ये सामने बिल्डिंग बन रही थी। हाँ 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 वहां एक पतली सी रोड होती थी, जो अपने जो कैंटीन है भारत हाँ। भवन का जो कैंटीन है, वहां से जा रही थी। एक पतली सी रोड थी जो ताल के किनारे किनारे चलती थी। अच्छा, नीचे की तरफ, जी जी। हाँ, तो वो जाके कमला पार्क में मिलती थी, ये किलवल पार्क में मिलती थी। हाँ तो हाँ मैं देखने गया उसको। तो मेरे साथ मिश्रा जी थे, आत्माराम मिश्रा, जो आप जानते होंगे, कला परिषद में। हाँ मैं उनको हाँ लेके गया था साथ में। तो पहली बार वो बिल्डिंग हमने देखी थी। और फिर मैंने अशोक जी से बोला कि एक ऐसी ऐसी बिल्डिंग बन रही है, चल के देख लीजिए आप। तो मैं अशोक जी को लेके गया वहां पर। तो उनको भी पसंद आई। तब तक वो बिल्डिंग जो थी अपना अंतरंग तक बन गई थी। अंतरंग और मॉडर्न आर्ट सेक्शन का जो निचला हिस्सा है वो बन गया समझ था। रहा। हाँ वो दिल्ली से बन रही थी, तो वो इनका क्राफ्ट म्यूजियम की तरफ से बन रही थी। तब जब पहल हाँ शुरू हुई कि नहीं इसको ले लिया जाए करके, तो उस वक्त वहां से दिल्ली से जो लोग आए देखने के लिए, हम्म, तो उनको पूरा पैसा जितना उन्होंने लगाया था उनको दे दिया गया था। अच्छा और अच्छा। उसको उसको भारत भवन के रूप, यानी वो अपने, यानी भारत भवन बनाने के लिए उसको ले लिया। तो भारत भवन बनाने के लिए जो नाम वगैरह रख रहे हैं, ये भी बड़े दिलचस्प हैं, कभी अपन और बात करेंगे। तो इस तरीके से भारत भवन उसमें आया, पिक्चर में आया। समझ गया। और फिर धीरे धीरे बड़ा धीरे कौतूहल लगता है सुन के एकदम कि कैसे कोई चीज जो आज हम देखते हैं वही है कि हाँ, कितनी कितनी उस समय का आप मतलब आप भी याद कर सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती होगी। सब आसान नहीं होती चीजें। मैं आसान कुछ भी नहीं था, कोई आसान ना कुछ कोई भी नहीं था। और बस कोई एक ना ही कोई धुन थी बस। और कोई ना कोई जी पॉजिटिव आदमी मिलता है आपको ऊपर, जो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई रास्ता खोलेगा। जी हाँ। और स्वामी जी से हमारे, यानी जब दिल्ली में थे तब से हमारी मुलाकात थी स्वामी जी से। और हाँ लेकिन बहुत अच्छे अच्छे वो नहीं थे संबंध। तो जब हाँ हाँ डायरेक्टर बन के आए तो उन्होंने मेरे से सबसे पहले यही बोला, नाउ आई एम योर डायरेक्टर। तो हमने बोला बिल्कुल ठीक है। और वो तो बड़ा खैर। दुर्भाग्यपूर्ण है, यानी ये सब कई चीजें। भारत भवन बनते ही उन्होंने मेरे से बोला था कि रॉबिन, अब या तो तुम रहोगे यहाँ या मैं रहूंगा। तो मैंने भारत भवन बनने के करीब 20 दिन बाद रिजाइन किया था भारत भवन से। हाँ हाँ तो ये था कि मैं तो अपना काम करना चाह रहा था कैसे भी, और यहाँ आके थोड़ा सा वो हो गया था कि दूरी हो गई थी। हालांकि मैं पत्थर साथ लेके आया था, कला परिषद में ही पड़े रहते थे पत्थर। हाँ हाँ और फिर उन्होंने मेरे को मार्च में बोला कि नहीं आप नहीं जाएंगे कहीं। तो फिर मैंने बोला मेरे को काम करना है, तो कहना यहीं करो काम। तो इस सिलसिले में फिर मैंने भारत भवन में ही अपना स्टूडियो बनाया, फिर यहीं से काम किया, फिर लगातार काम करते रहे। मुझे तो वो 88 से 90 का साल याद है जब मैं वहाँ जॉब करता था। उस समय तो आप बहुत फोर्स में थे और पावर में भी थे और बहुत सारा काम करते थे। हम सबके गार्जियन की तरह हम लोग का बड़ा ख्याल रखते थे। चाय वाय हम आप सबके साथ पीते थे। जी आप आप जब भी एकदम ऑफिस आते थे तो पूरा वातावरण में रौनक आ जाती थी, क्योंकि हम लोग तो अंदर वहाँ काम करते रहते। जी, वो बहुत अच्छा समय था। बहुत अच्छा समय था वो। यानी अपनी जिंदगी का गोल्डन पीरियड जो है वो वही पीरियड है जब कैसे जमीन के अंदर से भारत भवन बन के ऊपर आया है। यानी एक एक चीज। मतलब मेरे लिए तो पहला अनुभव था। उससे पहले मैं एक बड़ी खराब ही सरकारी नौकरी करता था। तो जी मुझे मेरे प्रकाशन अधिकारी मदन सोनी ये कहते हैं कि
यहाँ फालतू हमारे बगल मत बैठे रहा करो, अगर फ्री हो तो बाहर से जाके किताब पढ़ा करो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, बिल्कुल। कैंटीन में बैठो। ऐसा कोई जी बॉस कह रहा है, ये मेरे लिए ये आश्चर्य। नहीं तो बिल्कुल। बॉस उठ बगल से उठने ना दे, बोले कि आंखों के सामने ही रहो, चाहे कुछ भी हो। जी तो ये सब नहीं आप सबके साथ जो वातावरण देखा वो अद्भुत था। नहीं, और यही जैसे अशोक जी के साथ ये था कि उन्होंने जब पहली बार, यानी मैं आया था दिल्ली यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, मेरा अपॉइंटमेंट, मेरे लेटर नहीं मिला था और मैं किसी काम से भोपाल आया, तो पता चला आज ही लास्ट डेट है 74 में ज्वाइन करने की। तो मैंने भोपाल में ही यहीं कला परिषद में ज्वाइन किया था। हाँ और हाँ अशोक जी से मिलने गया तो कहने लगे कि देखो भाई, तुम कलाकार हो, मेरे से मिलना है तो सुबह 7 बजे आना, क्योंकि बाद में तो मैं बाबुओं से मिलता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये है यानी 74 से आखिरी मुलाकात भी अगर हमारी दिल्ली में अशोक जी से हुई है तो सुबह 7 बजे हुई है। 7 बजे, बिल्कुल मैं सही। सुबह 7 बजे कैसे भी कहीं से भी हो अशोक जी के पास जाना है। और पहले तो रोजाना ये एक ही धुन थी, बस सुबह उठ के चल दो, वहां जाके बैठ जाओ अशोक जी के पास, जो भी हाँ काम करना है, क्या करना है करना करके वो आ जा। वो भी जब भी फ्री होते थे वो आ जाते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से जो एक अपनापन मिला उस वक्त काम करने का, वो कभी नहीं मिल सकता किसी ऐसी संस्थाओं में। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ऐसे वही वही शुरू किया। वही जी ट्रेनिंग और वही परिपाटी है जो चली आई फिर आगे तक। जी हाँ। तो वो याद आती है आज भी। जी हाँ। आप ये और आपका तो ये लगा था मुझे उस समय, ये भी याद है वो शायद हमारी नौकरी में आने से पहले ही भोपाल के भी 4-5 स्थानों पे आपके शिल्प लगे थे चौराहों पे। जी जी जी। वो मैंने वो जब उज्जैन से काम करके आया तो मेरे को बहुत जगह मेरे को लगाने का बोला कि लगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि दूसरों का भी काम मिले। ये एक दूसरा हाँ पहलू था मेरा कि मैं दूसरों को भी लेके चलना चाहता था सबको। और हाँ इस सिलसिले में मैंने बहुत वो किया। फिर धीरे धीरे ये लगा कि भाई अपन को देश के शिल्प के साथ साथ विदेशियों को भी देखना चाहिए। तो था क्या कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कॉलेज का ये था कि मध्य प्रदेश वो फाइन आर्ट कॉलेज में जिसमें हमने पढ़ाई करी 7 साल, वो जब 72 से जो ताला लगा हुआ था लाइब्रेरी में, वो 77 तक लगा रहा था, कभी लाइब्रेरी नहीं खुली। एक दिन प्रिंसिपल ने हमसे बोला कि आप लोग कुछ बताओ, कुछ बुक्स खरीदा जाए। तो हमने बोला कभी खोलो तो, लाइब्रेरी तो खोलो, हमें पता ही नहीं है बुक्स क्या है आपके पास। तो दुनिया में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं था, कौन मूर्तिकार कहाँ पर आ रहा है देश में। तो वो चूंकि एक कला परिषद ने एक के तरफ से हम लोग ने ये कैंप कर लिया था, तो देश में कितने मूर्तिकार हैं ये पता चला। तो हाँ घूम घूम के देखते थे। मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ। 79 में मेरा शो था बॉम्बे में, हम्म, तो एयर इंडिया ने मेरे 2 स्कल्पचर खरीदे थे और अमेरिका का रिटर्न टिकट दिया था। उन दिनों अमेरिका को लोगों की जरूरत थी, हम्म, सब दौड़ छूट अमेरिका जा रहे थे। हम्म, तो मैं भी बड़ा प्रसन्न था कि चले जाएंगे छोड़ छाड़ के सब। तो एक आईवी करके एक लड़की थी, रशियन लड़की, जो इंडियन कल्चर पे रिसर्च कर रही थी। तो वो आके रोजाना आती थी वहां पर मिलने देखने के लिए स्कल्पचर वगैरह। तो उसने मेरे से एक दिन पूछा कि एलिफेंटा केव चलोगे? तो मैंने मना कर दिया। तो उसने पूछा हैव यू सीन एलिफेंटा केव्स? आई सेड नो। तो कहना देन व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन अब्रॉड? तुम्हें अपना देश पहले देखना चाहिए, बाद में विदेश जाना चाहिए। कोई कल को जाके पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? वो बात मेरे को बड़ी लगी था। तो मैंने अपने एयर इंडिया से बोला कि मुझे तो आप पैसे दे दीजिए, मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक स्कल्पचर के पैसे दिए, एक स्कल्पचर वापस कर दिया था। और मैंने तब ये सोचा कि जब तक पूरा देश नहीं देख लूंगा विदेश नहीं जाऊंगा। और मैंने लेह से लद्दाख से शुरू किया था देश को देखना। और मैं भारत भवन में था जब जापान फेस्टिवल में मैं इंचार्ज था, फेस्टिवल ऑफ इंडिया जापान के लिए। मैंने अपने अपने साथियों को भेज दिया था कि नहीं मेरा साउथ रह गया है थोड़ा सा देखना ना। मेरे को 11 देश कंट्री घूमने के लिए ग्लास इंप्रूवमेंट डिपार्टमेंट ने बोला था, लेकिन मैं वहां नहीं गया, उनके लिए नहीं गया जब तक पूरा देश मैंने नहीं देख लिया एक एक जगह। और फिर बाद में समझ में आया क्या क्या चीज है अपना देश, हम कितना गर्व होता है अपना देश देखने के बाद। ये तो तो है। इस
इस वजह से पूरा देश देखने के बाद मैंने फिर घूमना शुरू किया। इस बीच में मैंने सोचा कि कुछ विदेशियों को बुला के हमें यहाँ काम कराना चाहिए। तो मैं हर किसी से पूछता था, अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो हम कोई कैंप कर डालते हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। हम्म। हमने इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। बढ़िया। मित्रों, मैं ये भाग को सेव करके वापस लौटता हूँ, क्योंकि बातचीत बहुत दिलचस्प है और ये अधूरी रह जाएगी, लेकिन इसको कंटिन्यू करना जरूरी है। और अगर मैं अभी इसको सेव नहीं करूंगा तो ये फिर ठहर नहीं पाएगा। मैं फिर लौटता हूँ और डेविड साहब से हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप लोग लगभग 5 मिनट बाद फिर आ सकते हैं।